चलो ध्यान सुनो। टॉपिक क्या है? हड़प नीति। इसको इंग्लिश में ये भी बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यपगत का सिद्धांत। तो इससे पहले के टॉपिक में हमने सबसे पहले शुरुआत की थी प्लासी का युद्ध, उसके बाद बक्सर का युद्ध, और बक्सर के युद्ध के बाद द्वैध शासन। और द्वैध शासन इसलिए था क्योंकि एक ही राज्य के अंदर दो शासन चल रहे थे, एक अंग्रेज चला रहा था और एक नवाब चला रहे थे। तो द्वैध शासन में मेन ये था कि प्रशासन का अधिकार राजा के पास था और दीवानी अधिकार जो था, राजस्व का अधिकार, वो अंग्रेज के पास था। धीरे धीरे हुआ यह कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये सब तो एक ही राज्य में था। इसका मतलब है जब इस तीनों राज्य को हम एक साथ करके उससे राजस्व वसूलेंगे, इससे अंग्रेजों को फायदा होगा। इसीलिए देखना धीरे धीरे वह अंग्रेज जो क्या करता है, सभी राज्य को आपस में तोड़ देता है और उसके बाद में कहता है कि ठीक है, तुम लोग कमजोर हो गए हो, अब क्या है, अब तुमको सहायक संधि हमसे करनी पड़ेगी। यानी कि जैसे देखा कि सभी राज्य आपस में एकजुट हो रहे हैं, उसके खिलाफ कोई न कोई षड्यंत्र रच के उसको अलग थलग कर दिया। और बाद में देखना कि सहायक संधि के कारण बाद में अंग्रेज और ज्यादा सभी राज्यों को कमजोर कर देता है, यानी कि अपनी सेना देगा और उसकी सेना को भंग कर देगा। और उसी के कड़ी में अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वह है हड़प नीति, यानी कि हड़पना, यानी किसी के जमीन को जिस प्रकार से गांव घर में कुछ लोग हड़प लेते हैं अपनी ताकत के बल पे, अपने सैनिक शक्ति के बल पे, उसी प्रकार से अंग्रेजों ने क्या किया कि जो भी देसी राज्य वहां पे थे, रियासत थे, तो उसमें सहायक संधि के बाद सबसे महत्वपूर्ण ये जो नीति थी जिसके तहत अंग्रेजों ने भारत को और कमजोर किया, वो थी हड़प नीति। हड़प नीति का मेन मकसद ये था कि कैसे वो जो राज्य पहले से थे उसको हम अपने ऊपर निर्भर बनाएं, यानी कि जो लग रहा है कि थोड़ा बहुत अभी टिक सकता है, लड़ाई हमसे कर सकता है, उसको ऐसा क्या करें कि वो और कमजोर हो जाए, वो हमारे ऊपर निर्भर हो जाए। तो उसने ये बताया कि जो भी देसी रियासत हैं, उस राजा में से अगर किसी का जैविक संतान नहीं है, बायोलॉजिकल कोई मान लो उसका कोई संतान नहीं है, तो राजा की मृत्यु के बाद उस राज्य पर किसी और का अधिकार ना होकर उस राज्य पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने गोद ले रखा है किसी को, जिसको बोलते हैं दत्तक पुत्र, उसमें सबसे प्रमुख नाम आता है झांसी की रानी लक्ष्मी बाई। तो झांसी की रानी लक्ष्मी बाई का दत्तक पुत्र कौन था? दामोदर राव। तो उनका कहना यह था कि मेरे मरने के बाद दामोदर राव मेरे राज्य का वारिस होगा। लेकिन अंग्रेज का कहना यह था, यह आपका जैविक संतान नहीं है, इस पर आपका अधिकार नहीं होगा, यानी दामोदर राव का अधिकार ना होकर उस पर मेरा अधिकार होगा और दामोदर राव को सिर्फ आपकी निजी संपत्ति दे दी जाएगी। इसी के कारण क्या हुआ कि जनता के साथ साथ सभी राजाओं में भी जन आक्रोश और असंतोष की भावना फैल गई। उसे ये लगा कि राज्य मेरा, जमीन मेरी, देश मेरा, और हमें ये भगा रहा है बाहर। तो कोई भी आदमी जब तुम्हारे घर में आ रहा है और तुम्हें अपने घर से कहेगा तुम भागो यहाँ से, बर्दाश्त करोगे? तुम्हारा पड़ोसी उसको पीटेगा, है ना। इसका मतलब है कि जो हड़प नीति थी वह अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी भूल थी, जिसके कारण हुआ ये कि बाद में तुम देखना कि इस नीति का परिणाम ये हुआ कि 1857 का जो रिवोल्ट हम पढ़ते हैं, कुछ विद्वान यह भी कहते हैं कि 1857 की जो क्रांति थी वह अंग्रेजों की हड़प नीति की भूल का परिणाम था। अगर वो उस तरह से नीति नहीं अपनाते तो सभी राजा एकजुट नहीं होते, अंग्रेजों के खिलाफ जनता नहीं होती, तो फिर 1857 का रिवोल्ट दब सकता था। लेकिन उससे कोई हमें फायदा भी नहीं मिला, क्योंकि फिर भी हम हार गए। अब देख रहे हो, हम लगातार हारते चले आ रहे हैं, अभी तक हम कोई जीता अच्छे से। हमें प्लासी में पीटा, हमें बक्सर में पीटा, फिर हमें द्वैध शासन थोप दिया, सहायक संधि थोप दिया, और बाद में हड़प नीति के तहत हमारा राज भी हमसे ले रहा है। देख रहे हो, एक सीक्वेंस में समझो, ध्यान से घटनाओं को सीक्वेंस में समझो कि कैसे वो हमें लगातार कमजोर कर दिया। और बाद में देखना जब 1854 में नागपुर को अपने में मिलाता है, उसके मात्र 3 साल के बाद 1857 की क्रांति की चिंगारी पूरे भारत से उठती है। तो एक तरह से कह सकते हो कि 1857 की क्रांति, जिसे हम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, वह अंग्रेजों की उन नीतियों का परिणाम था जिससे भारत धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। और उसके बाद तुम देखोगे 1857 के बाद अंग्रेजों की नीतियों में बदलाव आता है। ध्यान समझो, यहां से कल की क्लास हम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम समझा देते हैं
कि 1857 की क्रांति के बाद देखना कि अंग्रेज थोड़े से अलर्ट हो जाते हैं। उसे अब ये लगने लगता है अगर हम लगातार लड़ाई करते रहेंगे तो जिस मकसद से हम आए थे व्यापार करने, यहाँ के धन संपदा को लूट कर वहां पे ब्रिटेन ले जाने के लिए, वो मकसद में कामयाब नहीं होंगे। तो थोड़ा सा वो रुक जाता है, थोड़ा सा अपने आप को सुधार लेता है। फिर वो धीरे धीरे कुछ हमारे हित में तो नहीं, लेकिन वो अपने हित को पूरा करने के कारण कुछ हमारा भी हित पूरा हो जा रहा था, वैसा कानून बनाएगा, वैसा नीति बनाएगा, थोड़ा सहयोग कर देगा, फिर आपस में लड़ा देगा। पता चला कि इसी तरह करते 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 वह फिर 100 साल खींच देता है और फिर 100 साल तक हम फंसे हुए रहते हैं आपस में लड़ाई में, और 100 साल तक वो व्यापार करते करते यहाँ से ब्रिटेन को समृद्ध बना रहा था। तो समझ में आया हम एक सीक्वेंस में क्यों पढ़ा ये सब टॉपिक? इसीलिए बोले कि आज के बाद जो भी क्लास में नहीं आएंगे वो नहीं समझ पाएंगे। समझ में आया? हमने पांचों टॉपिक को एक सीक्वेंस से समझाया। कैसे प्लासी के युद्ध का असर बक्सर में पड़ा, बक्सर के युद्ध का असर जो पड़ा वो हम आगे जाकर देखते हैं सहायक संधि में पड़ा, और सहायक संधि के बाद हम देखते हैं कि हड़प नीति आता है। यानी कि अंग्रेज एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत हमें फंसा रहा था और हम लगातार उसकी जाल में फंसते जा रहे थे। इसीलिए कहा जाता है कि अंग्रेज जो थे वो संख्या में कम थे, लेकिन वो क्या थे, बहुत ज्यादा थे इस मामले में, क्योंकि उन्हें इस बात की समझ थी कि हमें भारत को कैसे गुलाम बनाना है और भारत में कैसे व्यापार करना है। इसीलिए देखना कि बाद में जब महात्मा गांधी आते हैं तब तक काफी देर हो चुकी होती है, क्योंकि तब तक 1915 का दौर आ जाता है और इस बीच में हम आपस में बहुत सारा प्रयास करते हैं अंग्रेज को भगाने का, लेकिन अंग्रेज नहीं भाग पाते हैं। इसीलिए 1915 के बाद जो लड़ाई का तरीका होता है वो थोड़ा बदल जाता है। देखना कि 1915 के बाद वो उग्र दल भी हो जाता है और नरम दल भी होता है ना। दोनों अपने तरीके से लड़ाई लड़ता है, लेकिन बाद में जीत दोनों के प्रयासों से मिलती है। लेकिन उसमें नरम दल अर्थात गांधी जी के सत्य और जो अहिंसा का मार्ग था वो भारत को एक करता है, और वही सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर आज भी हम भारत को एक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हमारा पूरा आज का जो क्लास था वो हड़प नीति के बारे में था। तो हड़प नीति हमारे टॉपिक के तहत, यानी कि जो पहला अध्याय था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार के तहत, ये उस पर थोड़ा सा विराम लेंगे। अब हम थोड़ा अलग दिशा में जाएंगे कि कैसे अब 1857 के बाद अंग्रेजों की नीति बदलती है, उसके उस नीति को समझेंगे, उसमें समझेंगे उसकी मान लो सैन्य नीति क्या थी, है ना। वह भारत में अंग्रेज जब आए तो हमारे किसानों के लिए किस प्रकार का नीति बनाता है, एग्रीकल्चर के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, पुलिस सुधार क्या करता है, और पुलिस सुधार नाम का करता है वो अपने हित में ही करता है। तो ये सारा नीति हम पढ़ेंगे धीरे धीरे यहाँ से। इसका मतलब है आज के बाद से हम ये समझेंगे कि 1857 का रिवोल्ट के बाद भारत में अंग्रेजों का रवैया किस तरह से बदलता है। शुरू में देख रहे हो काफी आक्रामक है, वो किसी की बात नहीं मान रहा है। ध्यान समझो, आधुनिक भारत पढ़ना हमें लगता है कि भारतीय नागरिक होने का दायित्व निभाना है। अगर तुम अंग्रेजों के बारे में नहीं पढ़ रहे हो, भारत गुलाम कैसे हुआ ये नहीं पढ़ पा रहे हो, इसका मतलब तुम मानसिक रूप से आज भी गुलाम हो। क्योंकि अंग्रेज जिस प्रकार से सोच रहा था उसी प्रकार से आज भी पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, थोड़े जो चालबाजी तरीके से कुछ काम करते हैं, वो उसी से सीख कर करते हैं ना। कहाँ से करेंगे हम? जिसके गुलाम, मतलब जिसके कारण हम गुलाम हुए और जिसने हम पे शासन किया, उससे हम अच्छी बातें तो नहीं सीखेंगे ना, उससे बुरी बातें सीखेंगे। जब उसी चीज को हम पढ़े लिखे लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो वही सब नीति का इस्तेमाल अभी भी करते हैं। फूट डालो, राज करो, आपस में धर्म के नाम पे लोगों को लड़ा दो, ये सब कौन कर रहा था? ये सब अंग्रेज कर रहा था। इसीलिए महात्मा गांधी अक्सर कहते हैं, और भी बहुत सारे विद्वान इस बात पर अक्सर जोर देते हैं कि पढ़े लिखे लोगों की भीड़ जो है अगर चाह लेगी तो समाज को बदल भी सकती है, अगर वो चाह लेगी तो समाज को बर्बाद भी कर सकती है। इसलिए कहा जाता है कि अनपढ़ लोगों का एक झुंड जितना समाज को बर्बाद नहीं कर सकता है, उससे कम संख्या में पढ़े लिखे लोग समाज को बर्बाद कर सकते हैं, बशर्ते उसकी मनसा खराब हो जाए तो। क्योंकि वो चीजों को समझ रहा है, अंदर की बातों को समझ रहा है। कैसे करेंगे ये लोग लड़ जाएगा, कैसा ऐसा क्या करेंगे कि ये लोग अंदर से कमजोर हो जाएंगे। ये सब अंग्रेज की चाल थी, और वही कई दफा हमें दुर्भाग्यपूर्णवश भारत में भी देखने को कई बार मिलता है। जब आपस में देखते हैं कि
स्टूडेंट को पीटा जा रहा है, सरकार हमारी बात नहीं मान रही है, हमें वह अंग्रेज की याद आती है कि क्या अंग्रेज की जो वह नीति थी, क्रूर नीति, क्या उसी नक्शे कदम पर कहीं सरकारें तो नहीं चल रही है ना। इसीलिए कई बार उसको बताया भी जाता है कि सरकार तानाशाह हो चुकी है, यह मतलब अंग्रेजों के रास्ते पे चल रही है। तो इसलिए बच्चों को कहा जाता है कि तुम भारत के अतीत को पढ़ो और भारत की आज़ादी के बारे में पढ़ो, ताकि तुम वर्तमान भारत को समझ पाओ। समझ में आया? इसीलिए हम आधुनिक भारत शुरू किए हैं कि आधुनिक भारत पढ़ लोगे तो वो सब मध्यकालीन भारत पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आधुनिक भारत पढ़ना जरूरी है। और उसको आज के भारत से जोड़कर देखो, अब जब पढ़ाएंगे ना तुमको हर चीज आज दिखेगा। अभी तक तुम लोग अंग्रेज की नीति पढ़ रहे थे, किस नीति से भारत को शुरू में मतलब गुलाम बनाया, यानी शुरुआती दौर में हमने क्या बताया, शुरू में काफी एग्रेसिव था, काफी आक्रामक तरीके से मतलब भारत को अपने कब्जे में कर रहा था, किसी का नहीं सुन रहा। देख रहे हो, पलासी में पीटा, बक्सर में पीटा, सहायक संधि किया, फिर जाके हड़प नीति अपनाया, द्वैत शासन अपनाया, जैसा कर सकता था किसी को अपने रास्ते में नहीं आने दिया, सबको मार पीट हटा दिया, फ्रांस को मार भगा दिया, डच को भगा दिया, है ना, किसी को अपने आगे नहीं आने दिया। इसी कारण से देखना कि अगले 200 साल तक भारत में अंग्रेज टिक जाता है। समझ में आया? तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो आज के भारत में तुमको दिखता है, पुलिस सुधार, है ना, अर्थव्यवस्था के बारे में अंग्रेजों के द्वारा जो सुधार किए गए थे, लेकिन वो सुधार अंग्रेजों का हुआ था, वो भारत के किसानों को नुकसान ही हुआ। जमींदारी सुधार पढ़ेंगे, महलवाड़ी पढ़ेंगे, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी, है ना, धर्म सुधार आंदोलन क्या था, धर्म के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में जो धार्मिक कट्टरता या धार्मिक रूढ़िवादिता थी, उसके लिए भारत के विद्वान ईश्वर चंद्र विद्यासागर के साथ साथ ऐसा राजा राम मोहन राय जैसे बहुत सारे विद्वान थे जिन्होंने भारत में धर्म में बढ़ती कुरीतियों को खत्म किया। फिर हम जनजातीय विद्रोह पढ़ेंगे कि जनजाति लोगों के साथ अंग्रेज ने क्या बुरा व्यवहार किया, क्यों जनजाति लोग भड़क गए, बिरसा मुंडा का विद्रोह हम पढ़ेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ों को हम समझेंगे धीरे धीरे। तो ये आज के बाद से तुम लोग कंटिन्यू आओ और 1 महीने तक में मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। 1 महीने से कम पहले भी हो सकता है क्योंकि छुट्टी कम ही इधर है। तो सितंबर यानी कि 9 सितंबर से पहले मेरा टारगेट है, आज 10 तारीख 11 तारीख है ना, 9 सितंबर से पहले हम पूरा मॉडर्न हिस्ट्री खत्म कर देंगे। उसके बाद तुम लोग कहीं भी रहोगे तुमको ये मॉडर्न हिस्ट्री याद आएगा और पूरे जीवन काम आएगा। आज की क्लास को समाप्त करें। थैंक यू।